हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट का, जो हम इससे पहले करवा चुके हैं 3-4 सेट प्रीवियस ईयर का, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुई थी आप लोगों की 2023 ईस्वी में, जो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया था। अब तो ऑफलाइन क्वेश्चन, अब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें तो थोड़ा सा कम मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। अगर वो लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो जुलाई 2025 में जो आने वाली एग्ज़ाम है, ताकि देखिए दोस्तों, इसमें देखिए 10 से 12 सेट दिया गया है, जिसमें कि आपको पूरा प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया, और हम इसका हर एक दिन एक एक सेट डिस्कशन करवाते हैं पूर्णतः विश्लेषण के साथ। तो दोस्तों, आप लोग मेरा ये वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। देखिए, इसमें ये है मैथ, जिसका मैथ साइंस है, पेपर 2 है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जैसे वैसे पेपर फर्स्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इसमें सीडीपी तो पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाता है, और लैंग्वेज जो आपका है, लैंग्वेज भी आप पेपर फर्स्ट में, अगर आपका हिंदी है तो वो देख सकते हैं, अगर लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूर्णतः हम विश्लेषण करवाएंगे दोस्तों। आप लोग देखिए, समय व्यतीत मेरा हम लोग का ज़्यादा ना हो, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 2 फरवरी 2023 का क्वेश्चन। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 2.5 घंटे पर आप लोग को 150 क्वेश्चन करना है। और ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिए 82 मार्क का इसमें ब्रेकर है, टैब ब्रेकर है। 82 मार्क अगर ले आते हैं तो आप लोग पास कर जाएंगे। और 90 मार्क है आपको जनरल कैटेगरी के लिए, अगर 90 मार्क लाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में पास कर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें है, देखिए 1 नंबर में क्या बोल रहा है। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वृद्धि कहा जाता है। देखिए, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव को वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और जीवन प्रयत्न तक चलता ही रहता है। पार या मचान बच्चों को संकेत व इशारे करने से संबंधित होता है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर। देखिए, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर, बी नंबर ऑप्शन पढ़िए, आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। आनुवांशिकता और पर्यावरण, ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवांशिकता व्यक्ति को विकास की क्षमता प्रदान करती है, जिसका सही ढंग से उपयोग पर्यावरण द्वारा किया जाता है। प्रत्येक बच्चे के विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न दर से होती है, और यह सुचारू रूप से जीवन प्रयत्न तक गतिशील रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण की परिवार की भूमिका क्या है? तो देखिए, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। देखिए, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। परिवार बच्चों समाजीकरण में प्राथमिक भूमिका निभाता है। बच्चा सर्वप्रथम परिवार के ही संपर्क में आता है, इसीलिए परिवार बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। प्राथमिक समाजीकरण शिशुआवस्था और पूर्व बाल्यावस्था में होता है, अतः परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। जबकि माध्यमिक स्कूल के बच्चे बड़े हो जाते हैं और वे विद्यालय, धर्म और मीडिया आदि के भी संपर्क में आ जाते हैं, इसलिए इस अवस्था में परिवार की भूमिका कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, कथन ए, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कथन बोल रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। और तर्क है, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन दोनों को कथन गलत होगा। इसका देखिए दिया गया है
की कथन जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी है गलत है, क्योंकि बच्चे सक्रिय प्राणी यह सिद्धांत सभी मनोवैज्ञानिकों ने सहज स्वीकार किया है, न कि आलोचना हुई है। तर्क है इसका दोस्तों, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं गलत है, क्योंकि बच्चे एक सक्रिय प्राणी है और बच्चे सूचना को सक्रिय रूप से सीखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो गतिविधि। देखिए, पियाजे के अनुसार गतिविधि संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा व्यवहारिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है तथा गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है। गतिविधियों बच्चों की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर होती है और खेल, बातचीत एवं क्षेत्र भ्रमण के रूप में होती है, जो बच्चों की रचनात्मक या सृजनात्मक भावना को प्रोत्साहित करती है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्त, ये सही होगा। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था अमूर्त सोच होता है। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था अमूर्त सोच को बोला जाता है दोस्तों। देखिए, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था अमूर्त सोच युग्म का मिलान सही है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का प्रतिपादन किया है, जो निम्न है। एक में है संवेदी कामक अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा इंद्रियों तथा क्रियाओं के माध्यम से दुनिया देखता है और वस्तु अस्थायित्व विकसित करता है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की मानी जाती है। इसमें बच्चा प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है तथा सोच अहं केंद्रित होती है। तीसरा है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर है अमूर्त या औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष के ऊपर की होती है। इसमें बच्चा अमूर्त अवधारणा विकसित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है दोस्तों? तो उत्तर पारंपरिक नैतिक अवस्था में दोस्तों आता है। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की उत्तर पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में आता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तरों पूर्व पारंपरिक नैतिकता और उत्तर पारंपरिक नैतिकता को परिभाषित किया है। प्रत्येक स्तर के 2 भिन्न भिन्न चरण भी होते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चों को पार प्रदान करना चाहिए। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चों को पार प्रदान करना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका बच्चों के चिंतन को पार प्रदान करना है। पार संकेत या इशारे करने से संबंधित होता है। यह शिक्षकों, परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में अस्थायी सहायता प्रदान किए जाने के रूप में होता है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि क्या है? देखिए दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। प्रगतिशील कक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है तथा इसमें स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील कक्षा की निम्न विशेषताएं हैं। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षार्थी सृजनशीलता के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। शिक्षार्थी स्वयं करके सीखता है।
इसमें गतिविधियों पर बल दिया जाता है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर दिया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि IQ मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और तर्क है इसका दोस्तों, बुद्धिलब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं वृद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, दोनों गलत होगा। देखिए ए नंबर है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि IQ मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। गलत है, क्योंकि मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा किसी भी व्यक्ति की बुद्धिलब्धि नहीं मापा जा सकता, इसे तो समझा जा सकता है। तर्क है दोस्तों, बुद्धिलब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। गलत है, क्योंकि बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और न ही सटीकता से मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, बोल रहा है, जिन व्यक्तियों में लय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है दोस्तों? तो उसमें होती संगीतमय बुद्धि। देखिए, जिन व्यक्तियों में लय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें संगीतमय बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न प्रकार की बुद्धि होती है। एक में है दोस्तों भाषा संबंधी, मतलब कवि, लेखक, वकील, पत्रकार आदि। तार्किक, गणितीय, मतलब वैज्ञानिक। देखिए भाषा संबंधी इसमें होगा तो कवि, लेखक, वकील, पत्रकार में होगा दोस्तों। और तार्किक, गणितीय होगा वैज्ञानिक, इंजीनियर, अर्थशास्त्री में होगा। और स्थान विषयक आर्किटेक्ट, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर। और दोस्तों संगीत में होगा गायक, संगीतकार, वादक आदि में। और शारीरिक गति संवेदी दोस्तों होगा एथलीट, अभिनेता, खिलाड़ी आदि में। और अंतर संबंध विषयक होगा दोस्तों दूसरों के व्यवहार और भावनाएं में। और अंतर वैयक्तिक होगा स्वयं की भावनाओं और व्यवहार में। प्रकृतिवादी होगा प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता में दोस्तों। और 12 नंबर क्वेश्चन होगा सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा, ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। आंसर होगा इसका दोस्तों सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। संस्कृति, पार और खोज आधारित अधिगम से सामाजिक रचनावार को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक रचनावार ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है और अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता प्रदान करता है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा चिंतन को बढ़ाकर अधिगम प्रक्रिया में सहायक बनती है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब जेंडर एक सामाजिक रचना है। समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब जेंडर एक सामाजिक रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन है, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब जेंडर एक सामाजिक रचना है। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो समस्त समाजों में लड़कों और लड़कियों तथा पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों व व्यवहार को प्रभावित करती है। जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को दर्शाता है। सेक्स एक जैविक संरचना है। सेक्स का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं के जैविक विभाजन से है। और 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आकलन। देखिए आकलन, बी नंबर ऑप्शन सही। आकलन ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए।
आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, तनाव को कम या समाप्त करने के लिए करना चाहिए। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। अधिगम में हुई कठिनाई को आकलन द्वारा पता लगाया जा सकता है। आकलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम ग्रहण करने में समर्थ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। और रचनात्मक मूल्यांकन है दोस्तों, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करता है तथा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन यह सत्र या इकाई या अवधि के अंत में आकलन करता है तथा रिपोर्ट भी प्रदान करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्चा के अनुकूलन पर केंद्रित है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 16 का इसका देख लीजिए। समावेशन के बारे में कथन समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्चा के अनुकूल पर केंद्रित है, सही नहीं है। जबकि समावेशन के बारे में कथन यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। समावेशन में सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है और इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखते हैं, सही है। तो समावेशन सभी के लिए एक समान रूप से बगैर भेदभाव के शिक्षा की व्यवस्था करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कथन विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्चा और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। और तर्क है दोस्तों, बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वो प्रभुत्व लेते हैं, उनके सीखने की जरूरतों का समायोजन होता है, सही विकल्प है दोस्तों। एक नंबर ए और दोनों सही है और आर ए सही व्याख्या करता है ए की। देखिए दोस्तों, कथन विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्चा और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए, कथन सही है, क्योंकि कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होने से बच्चे बेहतर ढंग से एवं सहज रूप से सीखते हैं। और तर्क है, बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं, उनके सीखने की जरूरतों का समायोजन होता है, तर्क सही है, क्योंकि जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी रुचि बढ़ती है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा। तो छड़ी, वॉकिंग स्टिक। ये छड़ी एक ऐसा उदाहरण है जो सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा। ब्रेल प्रणाली, यह नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए स्पर्श करके पढ़ने और लिखने की एक प्रणाली है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु यानी डॉट्स होते हैं जो थोड़े थोड़े उभरे होते हैं। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता के लिए प्रभावी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। विद्यार्थियों के पृथकीकरण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना। उसके बाद दोस्तों देखिए, विद्यार्थियों के पृथकीकरण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाने की प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता है
के लिए प्रभावी नहीं है, जबकि कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना और संरचनाओं को विविध तरीकों से प्रस्तुत करने की प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता के लिए प्रभावी है, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है कुछ ऐसा, देखिए रचनात्मक क्या है, मतलब कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता को क्षमता जो मौलिक हो, यही सही होगा दोस्तों। रचनात्मक कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता है जो मौलिक है। रचनात्मक समस्याओं के मूल और भिन्न समाधान को पहचानने या तैयार करने की क्षमता है। रचनात्मकता एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं को हल करने का एक सरल तरीका है। रचनात्मक को अपसारी चिंतन या खुले मुक्त अंत वाले प्रश्नों की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। रचनात्मक या सृजनशील बालक जिज्ञासु, बहिर्मुखी तथा महत्वाकांक्षी होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए। तर्क है अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों के अंतःक्रिया करना शामिल है। देखिए ऑप्शन ए दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। देखिए शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए, कथन सही है, क्योंकि बच्चों को चर्चा व संवाद के मौके देने से बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतनशीलता बढ़ती है और वे स्वयं समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। तर्क और अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है, सही है, क्योंकि दूसरों से अंतःक्रिया करके सृजनात्मक चिंतन के अवसर उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है दोस्तों। तो देखिए एक ऑप्शन सही है, वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हो। देखिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए। तो सरल से जटिल होनी चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका बच्चों में नई अवधारणाओं में परिचित करवाने के सरल जटिल होना चाहिए। शिक्षण अधिगम को बच्चों के लिए एक सुलभ बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक कुछ सामान्य नियमों सूत्रों का उपयोग करता है जो निम्न प्रकार से होनी चाहिए। सरल से जटिल की ओर शिक्षक को पहले सरल और फिर धीरे धीरे जटिल अवधारणाओं को छात्राओं से परिचित कराया जाना चाहिए। तो में मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब अवधारणाओं को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि मूर्त या ठोस वस्तुएं को बाद में पढ़ाया जाना चाहिए। 25 में क्वेश्चन है दोस्तों समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना अनुभवात्मक होना चाहिए दोस्तों। तो समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना अनुभवात्मक होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक शिक्षा को अपनाना चाहिए। हस्त गतिविधि आधारित होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए। 3 में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच पर बल दिया जाना चाहिए। मानवीय और नैतिक मूल्य और संवैधानिक मूल्यों पर जोर देने जाने चाहिए। बहुभाषावाद तथा शिक्षण एवं अधिगम में भाषा की शक्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। तो ऑप्शन देखिए बी सही होगा 1 और 4।
देखिए अनुरूपी सोच इसमें होगा। और 4 है कौन सा प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है दोस्तों? देखिए बी 1 और 4 सही है। एनालॉजिकल थिंकिंग अनुरूपी सोच होगा, और 4 में एल्गोरिथम कलन विधि, ये दोनों होगा दोस्तों। देखिए अनुरूपी सोच और कलन विधि एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। साधन साध्य विश्लेषण एक समस्या को सुलझाने की प्रभावी रणनीति है। समस्या समाधान की अन्य प्रभावी रणनीतियां निम्नलिखित है। उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करता है। देखिए दोस्तों कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करता है। कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना एक नंबर में सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में गतिशीलता पैदा करता है। 2 में अर्थपूर्ण अधिगम में सकारात्मक प्रभाव डालता है। 3 नंबर में दोस्तों समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। और चौथा है बच्चों को स्वयं करके सीखने को प्रोत्साहित करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है दोस्तों? विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। दोस्तों देखिए विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता निम्न विशेषताएं हैं। शिक्षार्थी अधिगम को वृद्धिशील के रूप में देखते हैं। तो में असफलता का न्यून भय होता है। 3 नंबर में है ऐसी गतिविधियां में संलग्न रहते हैं जो उनके ज्ञान को बढ़ाती है। 4 में आंतरिक रूप से प्रेरित होने की प्रबल संभावना होती है। 29 में शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो सीखने की खुशी पैदा करके देखिए दोस्तों सीखने की खुशी पैदा करके शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बने रहने के लिए व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्य को निर्धारित करने में शिक्षार्थियों को सहयोग देकर सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव और उनकी क्रियाशक्ति में तीव्रता लाता है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों और सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता वृद्धिशील है। देखिए दोस्तों शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता वृद्धिशील है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक को बच्चों में क्षमता का बढ़ते या वृद्धिशील विश्वास को सक्रिय प्रेरित करना चाहिए। वृद्धिशील विश्वास इस प्रकार के विश्वास होते हैं जो व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विद्यार्थियों में योग्यता की देखिए दोस्तों वृद्धिशील विश्वास इस प्रकार के विश्वास होते हैं जो व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि धारणा विकसित करने से विद्यार्थियों को अधिगम के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में मदद करता है। देखिए दोस्तों अब मैथ के सीडीपी को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों अब हम मैथ के सीडीपी में आ गए हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणितीय उपपत्तियों में उपयोग नहीं होती है? कौन सी विधि? तो देखिए दोस्तों अनुभविक अवलोकन विधि गणितीय उपपत्ति में अवलोकन नहीं होती है दोस्तों, अनुभविक अवलोकन। उसके बाद दोस्तों है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन और मूल्यांकन करने का उद्देश्य नहीं है? आकलन और मूल्यांकन करने का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। तो 52 नंबर क्वेश्चन का ए है कि प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान के लिए उनके बुद्धि लब्धि स्तर का पता करना। प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान के लिए उनकी बुद्धि लब्धि स्तर का पता करना।
देखिए दोस्तों, इसका व्याख्या है गणित में आकलन और मूल्यांकन के उद्देश्य। गणित में आकलन या मूल्यांकन विद्यार्थियों के गणित अधिगम में आई कठिनाई को पता करके सुधार करना है। गणित में आकलन या मूल्यांकन गणित के शिक्षण विधियों में आई त्रुटियों का पता कर सुधार करना है। गणित में आकलन विद्यार्थियों के प्रगति का रिकॉर्ड कर फाइल में उल्लेख करना है। अतः उपयुक्त प्रश्नानुसार गणित के आकलन का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान के लिए विद्यार्थियों के बुद्धिलब्धि स्तर का पता करना नहीं है दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामिति में समरूपता की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम संसाधन हो सकता है। तो देखिए, इसमें से एक रूप वस्तुओं की विभिन्न माप वाली फोटोग्राफी की छवियां, यही इसका आंसर सही होगा। तो बोल रहा है ज्यामिति में समरूपता की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए, तो इसमें क्या हो, एक रूप वस्तुओं की विभिन्न माप वाली फोटोग्राफी की छवियां। प्रश्नानुसार ज्यामिति में समरूपता की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम एक रूप वस्तुओं की विभिन्न माप वाली फोटोग्राफी की छवियां। समरूपता जो है, यदि दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार स्वरूप समान हो तो उन्हें समरूप कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे गणितीय विवेचन कौशल दिखाना शुरू करते हैं। तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में दोस्तों। कि जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमाणिक होता रहता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। एक है संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक रहता है दोस्तों। दूसरा है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। उसके बाद मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक रहता है। अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष तक। जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था की विशेषता भिन्न है। तार्किक समाधान की क्षमता का विकास, दूसरा समस्या समाधान की क्षमता का विकास, उसके बाद 3 में वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास आदि। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के संकीर्ण उद्देश्य के संदर्भ में सर्वाधिक प्रयुक्त है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी, ये इसका सही होगा 55 का। इसमें बोल रहा है रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना, गणित का अधिगम रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे दोस्तों। देखिए, प्रश्नानुसार जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के संकीर्ण उद्देश्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन गणित का अधिगम रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करता है जो सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देंगे। 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पी और क्यू का द्विसशर्त कथन है। तो पी है 1 7 से कम है और क्यू है 2 8 से कम है। तो इसका देखिए आंसर नंबर बी सही होगा। 1 7 से कम है और 2 केवल अगर 2 8 से कम है, यही आंसर इसका सही होगा। बोल रहा था कि द्विसशर्त कथन पी क्यू जब सत्य होता है तब पी और क्यू दोनों का सत्य मान समान होता है और अन्यथा असत्य होता है। द्विशर्त कथन का उपयोग अक्सर अंकन या गणितीय अवधारणा को परिभाषित करने में किया जाता है। उपयुक्त स्थान पी 1 7 से कम है, क्यू 2 8 से कम है का द्विशर्त कथन होगा 1 7 से कम है अगर, और क्यू अगर 2 8 से कम है। 57 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x + 2 = 8 को हल करते हुए गणित की कक्षा में विद्यार्थियों ने निम्नलिखित समाधान प्रस्तुत किए। तो ये देखिए इक्वेशन दिया हुआ है और विद्यार्थियों ने जो अवधारणा उपार्जित नहीं की है वो है क्या है, समता। देखिए, समीकरण x + 2 = 8 को हल करते हुए गणित की कक्षा में विद्यार्थियों ने निम्नलिखित समाधान प्रस्तुत किए।
एक्स बराबर 2 - 8, एक्स बराबर एक्स 8+2, एक्स +2 +8 बराबर 0, एक्स बराबर 8/2। ये देखिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यार्थियों ने एक समान उत्तर नहीं दिया, अर्थात विद्यार्थियों ने समुदाय की अवधारणा अर्जित नहीं की है दोस्तों, बराबर नहीं किया है। 58 नंबर क्वेश्चन है, वे संख्या जिन्हें दो विभिन्न प्रकारों से दो घनों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो रामानुजन संख्या संख्याएं 1729 को रामानुजन संख्या या हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। ये वे संख्या है जिन्हें दो विभिन्न प्रकारों से दो कणों की योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है नीचे दिए गए कथन ए और आर के लिए सही विकल्प चुनें। कथन और ये दोनों कथन ही है। देखिए, ए बोल रहा है जो शिक्षक गणितीय अवधारणाओं को विद्यार्थियों के आम आसपास की वस्तुओं से जोड़ता है वह विद्यार्थी की गणितीय समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। कथन है विद्यार्थी कक्षा में अपने परिवेश से काफ़ी कुछ सीख सकता है, कुछ सीख कर आते हैं। देखिए, दोनों सही होगा, दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर और मैथ के पेडागोगी का अंतिम क्वेश्चन है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विषय वस्तु में से अधिकांश प्रश्नों को शामिल करता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, देखिए निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है किसी विषय वस्तु में आई कठिनाइयों को पता करना। इस प्रकार इसमें उस विशिष्ट विषय वस्तुओं से अधिकांश प्रश्नों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब साइंस में आ गए हम लोग। देखिए, ऐसे कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। देखिए, जो सही नहीं है उस कथन की पहचान करना है। तो इसमें से देखिए ए और बी सही नहीं है, बाद बाकी सी और डी सही होगा। ये में क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं हम लोग। आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है, गलत है। बी में आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है, ये भी गलत है दोस्तों। देखिए, सी में क्या बोल रहा है, एक प्रकाश का बल्ब गतिमान गतिशील आवेश की वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य स्वरूप में बदल देता है। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तारों में आवेश वाहक साधारणतः तारों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, सी डी सही होगा। आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन विद्युत परिपथ में आवेश वाहक पारंपरिक विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, आवेश वाहक कहलाते हैं। आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवेश नहीं करते हैं। आवेश का प्रवाह परिपथ की धारा पर निर्भर करता है। आवेश का प्रवाह परिपथ में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है, अतः कथन ए व कथन बी असत्य है। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित है। दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित है। अगर प्रकाश की एक किरण दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर टकराती है और फिर दर्पण बी से टकराती है तो दोनों दर्पणों ए और बी से परावर्तित किरण के परावर्तन के कोण का पता कीजिए दोस्तों। तो यह होगा दोस्तों ए नंबर सही होगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री क्रमशः यही होगा। देखिए, किरण सी डी दर्पण ए पर पड़ती है और 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ईडी से परावर्तित हो जाती है। ईडी से परावर्तित फिर हो जाती है और दर्पण बी पर पड़ती है तथा बी पर पड़ती है तथा ई पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका दोस्तों। दोनों मामले में कंबल का उपयोग करेंगे। इसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन है, गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए
आप दोनों मामलों में कंबल सामग्री का चयन करेंगे क्योंकि कंबल एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर है। यह तापीय ऊर्जा के चालन और विकिरण को कम करता है। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक दूरी समय आलेख में दो कारों ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है तब आलेख से क्या निष्कर्ष निकलेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ए सही होगा। ए में क्या बोल रहा है कि बी की गति से ए की गति अधिक है। बी की गति से ए की गति अधिक है दोस्तों। यही था क्वेश्चन दोस्तों, बी से ए की गति अधिक है। बोल रहा है एक दूरी समय आलेख में दो कारें और की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख पर की तुलना में की रेखा अधिक ऊंची है तो की गति से की गति अधिक होगी, क्योंकि ढलान ऊंचाई जितना अधिक होगी गति उतनी ही अधिक होगी। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है निम्न सारणी में पदार्थों की और उनके संबंधित घनत्वों की सूची दी गई है। देखिए, पारा का घनत्व है 13,550, मक्के का तेल 900 और तांबा 8960। तो बोल रहा है क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे के सिक्के को डाल दिया जाए, तो क्या होगा? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा। पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा। देखिए, सारणी में वर्णित पदार्थों की और उनके संबंधित घनत्वों के तहत यदि पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे का सिक्का डाला जाए तो सिक्का पारे पर तैरेगा और मक्के के तेल में से भरे गिलास में डूब जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि पारे का घनत्व तांबे के सिक्के के घनत्व से अधिक है दोस्तों, वही मक्के के तेल का घनत्व तांबे के सिक्के के घनत्व से कम है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, बोल रहा अभिकथन है कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी। कारण है कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारतम्य भी उतना ऊंचा होगा। इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही होगा। और बी में बोल रहा है अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी। ध्वनि तरंग का आयाम और प्रबलता को निर्धारित करता है। अधिक ऊर्जा वाली ध्वनि तरंग में एक बड़ा आयाम होता है जो तरंगों में प्रबलता को बढ़ाता है। कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारतम्य भी उतना ही ऊंचा होगा, क्योंकि कंपन की आवृत्ति तारतम्य के समानुपाती होती है। कंपन की आवृत्ति जितना अधिक होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा तथा कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगा तारतम्य उतना ही कम होगा। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती है। वह उस कांच की बोतल को खोलने उबलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है। यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका डी सही होगा। मतलब गर्मी बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है। मेली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती है। वह उस कांच की बोतल को खोलते उबलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता क्योंकि गर्मी बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, एक प्रयोग में दो रंगविहीन घोलों एम और एन के नमूने लिए गए। हल्दी मिलाने पर घोल एम पीला हो जाता है तथा एन ईट लाल रंग का हो जाता है। एम को एन में डालने पर
लाल रंग क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। आप M और N की प्रकृति के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों? तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। M अम्ल है और N क्षार है। एक प्रयोग में 2 रंग विहीन घोलों M और N के नमूने लिए गए। हल्दी मिलाने पर घोल M पीला हो जाता है तथा N ईट लाल रंग हो जाता है। M को N में डालने पर लाल रंग का क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि M अम्ल है और N क्षार है। M अम्ल है और N क्या है? क्षार है दोस्तों। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय की पहचान ज्ञात कीजिए जो कि एक खाद्य संरक्षक परिरक्षी नहीं है। खाद्य संरक्षक परिरक्षक नहीं है तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक खाद्य संरक्षक परिरक्षी नहीं है। और देखिए सोडियम बेंजोएट व सोडियम मेटा बाइसल्फाइट ये होगा, सोडियम क्लोराइड व सिट्रिक अम्ल होगा, विटामिन सी व शर्करा होगा। देखिए आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट खाद्य संरक्षक नहीं है। आयरन ऑक्साइड का उपयोग मिठाई, जैतून या पनीर को रंगने के लिए व्यापक रूप से औद्योगिक खाद्य रंजक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। यह गहरे बैंगनी रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो पानी में घुलनशील होता है। इसका उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तनों से समाविष्ट है? केवल रासायनिक परिवर्तनों से समाविष्ट है दोस्तों। 70 के क्वेश्चन का 70 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन पकाना, ये तीनों होगा। देखिए पदार्थों के अणुओं का रासायनिक अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन अस्थायी होती है तथा परिवर्तन का कारक हटा लेने पर पुनः मूल अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण निम्न है, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन पकाना, दूध से दही बनना, दूध का फटना आदि। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, अगर एक लोहे के ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट घोल में डाला जाए तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाएगा। तांबा लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाएगा। कारण है, तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित हो गया है। कारण है, तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित हो गया है। देखिए इसका दोनों सही होगा, अभिकथन और कारण सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। यदि लोहे के ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित भी हो जाता है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जिंक जस्ता पाउडर को परखनली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला गया, क्या होगा? क्या होना अपेक्षित है दोस्तों? देखिए इसका आंसर होगा डी, मतलब ए और डी सही होगा। जिंक पाउडर को परखनली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो अभिक्रिया तीव्र होगी तथा हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित होगा। तो Zn+2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। तो पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। इसका देखिए ऑप्शन तीनों जो है तीनों सही होगा। तीनों मतलब नहीं, देखिए सबसे पहले पढ़िए, ए में क्या बोला, सरल शर्करा में विघटित होता है, बी में ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सी में सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है। ए बी सी, ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, देखिए ग्लिसरॉल में विघटित होता था वसा, उसके बाद सी है प्रोटीन, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है तो प्रोटीन। पाचन के संदर्भ में सही सुमेलित निम्न है, सरल शर्करा में विघटित होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल में विघटित होता है वसा, सी में सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है प्रोटीन।
74वां क्वेश्चन है, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव है जो सही नहीं है, उसकी पहचान कीजिए। तो 74वां क्वेश्चन में 74 का बी सही है। यह सुनिश्चित करे कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो। यह सुनिश्चित करे कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो। यही डीजल की बचत के लिए सुझाव है। पेट्रोल डीजल की बचत के संदर्भ में निम्न सुझाव सत्य नहीं है। यह सुनिश्चित करे कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो। 75वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? तो सलजम और टेपियोका। सलजम और टेपियोका ये दोनों मूसला जड़ का उदाहरण है। सलजम और टेपियोका ये क्या है? मूसलाजर का उदाहरण है। देखिए, मूसलाजर मुख्य जड़ होती है जो अन्य छोटी पार्श्व जड़ों के साथ मिट्टी में बढ़ती है। मूसलाजरों के प्रमुख उदाहरण है सलजम, टेपियोका, चुकंदर, गाजर, मूली आदि। 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकथन है, पत्तियों में स्टार्च मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। और कारण है, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च मंड में परिवर्तित हो जाती है। अभिकथन है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। और कारण है, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च मंड में परिवर्तित हो जाती है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, ए सही है और आर गलत है। देखिए, पत्तियों में स्टार्च मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। और देखिए, कारण गलत है, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च मंड में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, आंसर इसका सही होगा। हरे पौधे की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एवं जल H2O के संयोग से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत पत्तियों में स्टार्च मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। 6 CO2 + 12 H2O सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, तो ये क्या होगा? C6H12O6 + 6 CO2। 77वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, सरसों, गुलाब और पेटूनिया के फूल एकलिंगी होते हैं। मकई, पपीते और खीरे के फूल उभयलिंगी, द्विलिंगी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा केवल सी दिया हुआ है कि मादा युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। मादा युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। बीजांड में बनने वाले मादा युग्मक को अंडा भी कहा जाता है। दो कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के दौरान आपस में जुड़ जाते हैं तथा निषेचन के पश्चात बनने वाली परिणामी कोशिका को जाइगोट कहा जाता है। जबकि सरसों, गुलाब और पेटूनिया के फूल उभयलिंगी, द्विलिंगी होते हैं तथा मक्का, पपीता और खीरे के फूल एकलिंगी होते हैं। सरसों, गुलाब और पेटूनिया, सरसों, गुलाब, पेटूनिया के फूल उभयलिंगी, द्विलिंगी होते हैं तथा मक्का, पपीता और खीरे के फूल एकलिंगी होते हैं दोस्तों। 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। मानव और पौधों की बीमारी इसमें है और उसके बाद रोग कारक सूक्ष्म जीव। देखिए, सिट्स विकार किसके कारण होता है? तो सिट्स विकार इसमें मिलान करना है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है। सिट्स विकार 1 या 2 है, जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद पोलियो किसके कारण होता है दोस्तों? तो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और मलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों? परजीवाणु कारण, प्रोटोजोआ कारण। और रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं की रस्ट का रोग किसके कारण होता है? तो कवक, फंगी के कारण होता है। ये मानव और पौधों की बीमारी और रोग कारक सूक्ष्मजीव। सिट्स विकार किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। पोलियो विषाणु के कारण, मलेरिया परजीवाणु के कारण, गेहूं की रस्ट रोग कवक के कारण। 79 नंबर क्वेश्चन है, दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी सही है।
79 का बी सही है। ऐसे संवहन उत्तक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं, यही सही होगा। ऐसे संवहन उत्तक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं, यही सही होगा। देखिए बी में बोल रहा है कि देखिए बी वाला क्या था, जाइलम। जाइलम जो होता है ऐसे संवहन उत्तक होते हैं जो पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। और ए में है, देखिए क्या बोल रहा है, पोषकों, पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवहन उत्तक कौन सा है, इसके लिए फ्लोएम होता है, फ्लोएम। इसके लिए देखिए क्या बोलते हैं, जाइलम तो हो गया, फ्लोएम हो गया बी के लिए, और जाइलम हो गया ए के लिए, जाइलम ए फ्लोएम बी। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये तो रंध्र कहलाते हैं दोस्तों, ये रंध्र हो जाएगा। और ये यहाँ पर लीजिए, बोलता है जाइलम पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवहन उत्तक है, और पोषवा फ्लोएम ऐसी संवहन उत्तक जो उत्तक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। रंध्र देखिए पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि पशुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। यह मोटी, मजबूत, छिद्रयुक्त तथा निर्जीव होती है। 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान की प्रकृति की सही समझ को निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा समुच्चय सही दर्शा रहा है। कौन सा समुच्चय सही दर्शा रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, सी और डी सही दर्शा रहा है। विज्ञान की प्रकृति की सही समझ को दर्शाने वाला समुच्चय है सी डी। सी में बोल रहा है वैज्ञानिक विचार अनंतिम होते हैं और इनको रूपांतरित अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। डी में है विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिकों को अपने कामों को कार्यान्वित करने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। देखिए विज्ञान की प्रकृति की सही समझ को दर्शाने वाला समुच्चय, वैज्ञानिक विचार अंतिम मतलब प्रायोगिक होते हैं और इनको रूपांतरित अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। डी में विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिकों को अपने कामों को कार्यान्वित करने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 7वीं श्रेणी में फूलों का विस्तृत अवलोकन करने के उद्देश्य से हो सकते हैं। फूलों का विस्तृत अवलोकन करने के उद्देश्य हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका सही होगा, ए, सी और डी हो सकते हैं। फूलों के भागों की पहचान करना, ए सही होगा। सी नंबर है परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये भी सही होगा। परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये भी सही होगा, ए सी। और डी सही होगा दोस्तों, आसपास के फूलों की विविधता की सराहना करना, ए सी डी सही होगा। बी देखिए गलत होगा, पौधों के लिए समान अनुभूति की भावना को मन में बैठाने में सहायता करना, ये गलत होगा। बी और ई ये दोनों गलत होगा, ए सी डी सही होगा। देखिए 7वीं श्रेणी में फूलों का विस्तृत अवलोकन करने के उद्देश्य हो सकते हैं। ए में फूलों के भागों की पहचान करना, सी में परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, डी में आसपास के फूलों की विविधता की सराहना करना। 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान पाठ्यचर्चा पाठ्यक्रम में नीतिपरक वैधता का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों। देखिए कैसे विज्ञान की संकल्पनाएं समझ के साथ विकसित होती है, इसका समावेश, ये गलत। उसके बाद बी में है दोस्तों, विशिष्ट एवं वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु को व्यक्त करना। सी में है बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार विषय वस्तु को हल्का करना। और डी में है दोस्तों, सत्यवादिता, वस्तुनिष्ठता आदि मूल्यों को प्रोत्साहित करना। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए विज्ञान पाठ्यचर्चा पाठ्यक्रम में नीतिपरक वैधता का तात्पर्य सत्यवादिता, वस्तुनिष्ठता आदि मूल्यों को प्रोत्साहित करना है। 84 नंबर क्वेश्चन है,
रौनक को एक कार्य दिया गया कि वह 15 दिन तक अपनी छत से चांद को उगते हुए देखे। रौनक द्वारा बनाए गए सही निष्कर्षों को उसके अवलोकनों के आधार पर ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना इसका, देखिए ऑप्शन में इसका बी सही होगा, बी और सी सही है, ए और डी गलत होगा। देखिए ए में क्या बोल रहा है, सूर्यास्त के पश्चात चांद हमेशा पूर्व से निकलता है, गलत है भाई, पश्चिम से निकलता है। बी में देखिए चांद निकलने का समय दिनों दिन बदलता रहता है, ये सही है। सी में अमावस के पश्चात पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चांद के प्रदीप्त भाग का आकार बढ़ता रहता है, ये भी सही है। डी में है पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को बाधित करती है, जिसका परिणाम चांद की विभिन्न कलाएं हैं। तो बी और सी सही होगा, ए डी गलत होगा। देखिए रौनक को एक कार्य दिया गया कि वो 15 दिन तक अपनी छत से चांद को उगते हुए देखे। रौनक द्वारा बनाए गए सही निष्कर्षों को उसके अवलोकन के आधार का आधार है कि चांद निकलने का समय दिनों दिन बदलता रहता है। सी में है अमावस के पश्चात पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चांद के प्रदीप्त भाग का आकार बढ़ता रहता है। 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तहरीम कक्षा 7 के अपने शिक्षार्थियों में एक विषय की समझ की संप्रदायी रिक्तियों की पहचान करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है? तो प्रायोगिक कौशलों का अवलोकन करना, संकल्पना मानचित्रों का प्रयोग करना, और इसमें ऑप्शन नंबर देखिए सी है प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। डी में है नियमित रूप से गृह कार्य देना। तो देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही होगा कि संकल्पना मानचित्रों का प्रयोग करना, यही इसके लिए सही होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, तहरीम कक्षा 7 के अपने शिक्षार्थियों में से एक विषय की समझ की संप्रदायी रिक्तियों की पहचान करना चाहती है। इसके लिए संकल्पना मानचित्रों का प्रयोग योजना सर्वथा उपयुक्त है। 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आकलन के लिए खुली पुस्तक प्रश्नों पर निम्नलिखित मत है। आकलन के लिए खुली पुस्तक प्रश्नों पर निम्नलिखित मत है, क्या मत है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, बी और सी सही है, बी और सी सही है, डी गलत। देखिए बोल रहा है यह सभी समस्त विद्यार्थियों की सभी पुस्तकों को पूर्णतः संपूर्ण रूप से पढ़ने एवं कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करते हैं, यह गलत है। बी में देखिए बोल रहा है यह विद्यार्थियों में आकलन के भय को कम कर देते हैं, और सी में है यह विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर देते हैं पुस्तक का अन्वेषण करने के लिए, और डी में है यह विद्यार्थी की संकल्पनात्मक समझ को मापने में सहायता नहीं करते। तो दोस्तों बी सी सही है, ए डी गलत है। आकलन के लिए खुली पुस्तक में प्रश्नों की भाव के साथ पंक्तिबद्ध मतों का चुनाव निम्न है। यह विद्यार्थियों में आकलन के भय को कम कर देते हैं, और बी सी में यह विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर देते हैं पुस्तक का अन्वेषण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। रेशम की खोज का सटीक समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सम्राज्ञी ने पाया सफेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चारों ओर चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं दोस्तों। देखिए विज्ञान के अध्यापन अधिगम के कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति उपरोक्त के पाठ्यपुस्तक में समावेश के साथ होती है?
तो ए में है ऐतिहासिक परिदृश्य को विकसित करने के लिए। बी में है यह समझ विकसित करने के लिए कि कैसे घटनाओं विचारों ने नई वस्तुओं की खोज को जन्म दिया। सी में है विज्ञान की साकल्यवादी समझ को विकसित करने के लिए। डी में है विज्ञान में आनंददायक तत्वों को सम्मिलित करने के लिए। दोस्तों इसका आंसर ए बी सी सही होगा, डी गलत है। देखिए, विज्ञान के अध्यापन अधिगम के अंतर्गत निम्न उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति उपरोक्त के पाठ्यक्रम में समावेश के साथ होती है। ए में ऐतिहासिक परिदृश्य के विकसित करने के लिए। बी में यह समझ विकसित करने के लिए कि कैसे घटनाओं विचारों ने नई वस्तुओं की खोज को जन्म दिया। और सी में है विज्ञान की साकल्यवादी समग्र समझ को विकसित करने के लिए। 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक सात श्रेणी की शिक्षिका अतिक्रमण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास स्थान का विध्वंस के विषय पर वाद विवाद का अपनी कक्षा में आयोजन करती है। कौन सा इस प्रकार की गतिविधियों को करने का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि एक 7वीं श्रेणी की शिक्षिका अतिक्रमण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास स्थान का विध्वंस के विषय पर वाद विवाद का अपनी कक्षा में आयोजन करती है। कौन सा इस प्रकार की गतिविधियों को करने का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसे देखिए, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, मतलब ये वाद विवाद का उद्देश्य नहीं है कि अतिक्रमण की समस्या के संबंध में एक सही मत पर पहुंचने में सहायता करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक 7वीं श्रेणी की शिक्षिका अतिक्रमण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास का विध्वंस के विषय पर वाद विवाद का अपनी कक्षा में आयोजन करती है। दिए गए कथन अतिक्रमण की समस्या के संबंध में एक सही मत पर पहुंचने में सहायता करना है। क्या है? इस कारण की गतिविधियों को करने का उद्देश्य नहीं है। देखिए दोस्तों, 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रस्तावनाएं हैं? 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रस्तावनाएं हैं, तो कौन सी है दोस्तों? 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी। बी में है